आप नहीं है, टेंशन क्यों लेनी, टेंशन लोगे तो आपने खुद बोला फिर वो टेंशन होती है, इससे अच्छा टेंशन तो ना लो कम से कम। हाँ मैं तो कट की ड्यूटी। हाँ अभी तो जो नए टीचर्स भर्ती हुए थे ना, उनके साथ ट्रेनिंग थी। ठीक है, उनको बताया था कि हमारे स्कूल कैसे कैसे चलते हैं और कैसे कैसे हमें चलाना है। ठीक नहीं है रमन? मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारा टॉपिक है और काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, साइंस का असली मजा है इस चैप्टर में। ओके, जो +2 का सिलेबस है उसका असली मजा इस चैप्टर में हम लेने की कोशिश करेंगे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या था कि जब मेंडल साहब थे हमारे, ठीक है ना, मेंडल के टाइम में हमने फैक्टर्स के बारे में देखा था। ठीक है ना, कि भाई फैक्टर्स क्या है। तो ये फैक्टर्स क्या कर रहे थे, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस, बट हमें ये तो पता था कि कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसको बाद में जीन्स का नाम दिया गया। जीन फैक्टर्स को बाद में किसका नाम दिया गया, जीन्स का नाम दिया गया। किसने नाम दिया, जोहानसन ने। जोहानसन की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, जोहानसन ने जीन का नाम दिया गया। अब उन्होंने बताया कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस और रेगुलेटिंग द कैरेक्टर्स, but actually role of factors was not very clear। लेकिन सही तरीके से जो चीजें बताई जानी चाहिए थी वो चीजें अभी तक क्लियर नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, ओवर 100 years आफ्टर, ठीक है ना, आप बोल सकते हो कि आफ्टर 100 years, आफ्टर 100 years, लगभग 100 साल बाद, ठीक है ना, तो जेनेटिक मटेरियल के ऊपर रिसर्चेज की। अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट लोग आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, अपनी खोजें बताई और उन्होंने बताया जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, ये जेनेटिक मटेरियल इन्वेस्टिगेट किया गया, इन्वेस्टिगेटेड, और उन्होंने ये जो जेनेटिक मटेरियल इन्वेस्टिगेट किया, इस बेस पे उन्होंने डीएनए और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल का नाम दिया। उन्होंने बताया कि जो मेंडल के बाद लगभग 100 साल बाद जब जेनेटिक मटेरियल पर इन्वेस्टिगेट की गई, तो उन्होंने डीएनए और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में बताया। अब क्या बेस था, on which behalf they consider DNA and RNA as the genetic material। तो हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में ये पता होना चाहिए कि किसी भी मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कब मानते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3-4 प्रोसीजर्स थे। तो उन प्रोसीजर्स में हम क्या बोलते हैं, तो जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, इसको हम ये बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पहला क्या है, पहला ये है कि हमारे पास जो पहली चीज होनी चाहिए बेटा, वो क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए इट शुड रेप्लिकेट, इट शुड रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट कर सके। दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल को लेके, दूसरा हमारा होना चाहिए दे शो स्टेबल म्यूटेशंस, शो स्टेबल म्यूटेशंस which should be inheritable,
इनहेरिटेबल। म्यूटेशन पढ़े हमने लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो उसके बाद तीसरा क्या है, एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू ट्रांसलेट, एबल टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जो भी मैसेज उसके पास आया है उसे वो ट्रांसलेट भी कर पाए। तो ये तीन सबसे मेन फीचर हमने देखे कि कोई भी मटेरियल है उसे जेनेटिक मटेरियल हमने कब बोला। जेनेटिक मटेरियल के लिए पहला तो वो रेप्लिकेट करे, दूसरा स्टेबल म्यूटेशन शो करे, और तीसरा क्या करे, एबल टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टर होने चाहिए। उसके बिहाफ पर इन्होंने बोला कि डीएनए और आरएनए को हमने जेनेटिक मटेरियल बोला, और ये किसके अंदर बोला, ये मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया। ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल मैक्सिमम में। आरएनए माना गया सर्टेन वायरसेज में, सर्टेन वायरसेज के अंदर। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर हम आरएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए को क्यों माना गया, तो उसका क्वेश्चन का आंसर हम देंगे जब हम डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है ना, डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रेफरेंस के तौर पे क्यों क्लियर मान लिया गया। इसके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी हैं। और आरएनए कुछ वायरसेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी लिविंग के अंदर जो विंग्स के अंदर होता है डीएनए। इसका बस आप इतना समझ लो फिलहाल के लिए कि डीएनए की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, ज्यादा है। डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है, आरएनए की स्टेबिलिटी कम है। वो क्यों है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर उसके मैसेज छुपे हुए हैं, जो अभी चैप्टर चलेगा तो बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब डिस्कवरी की बात आती है। ठीक है ना, डिस्कवरी की बात जब आती है तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट थे, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी की। बेटा ये जब गांधी जी पैदा हुए 1869 में, है ना, तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट था FRID, फ्रेडरिक MEISCHAR, मेस्चर। इसने सबसे पहले क्या किया, इसने सबसे पहले टेक द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स, here he find out the न्यूक्लिन। ठीक है, इसने क्या नाम दिया, इसको न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया डीएनए को। ठीक है ना, इसने बोला हमें न्यूक्लिन मिला है। ठीक है, तो इसी को फिर एक और साइंटिस्ट था अल्टमैन। क्या नाम था, अल्टमैन। इसने इस न्यूक्लिन को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। समझ आ रही है बात। पहले क्या हुआ, कोई पस सेल लिया, उसके अंदर न्यूक्लिन खोजा गया, उसके बाद अल्टमैन आया, अल्टमैन ने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया बेटा, न्यूक्लिक एसिड का नाम। साइंटिस्ट ये याद करने हैं। ठीक है, ये आपका फ्रेडरिक मेस्चर याद करना है, अल्टमैन भी याद करना है। अब जो न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है ना, अब हमें देखना है कि न्यूक्लिक एसिड किन किन चीजों का बना होता है। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है, इसने बताया कि यहाँ हमारे पास दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। एक हमारे पास है डीएनए और एक हमारे पास क्या है बेटा, आरएनए। ठीक है ना, आरएनए और डीएनए ये न्यूक्लिक एसिड हमने देखे। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म दी गई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहां पर बोला गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। अब हम यहां पर छोटा सा डाटा देखते हैं। उससे पहले एक डेफिनेशन है बेस पेयर की। किसकी है, बेस पेयर की। बेस पेयर क्या होता है,
when a nucleotide attach with other nucleotide is called base pair। अब ये डेफिनेशन थोड़ी देर में आपको समझ में आएगी। तो जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं, सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर देखे हमने, ह्यूमंस के अंदर हम देखते हैं 3.3:10⁻⁹ बेस पेयर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर 4.6×10⁻⁶ बेस पेयर्स होंगे। उसके बाद हम देखते हैं 5174 वायरस है ये, जिसको बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, इसके अंदर लगभग 5386 बेस पेयर हैं। उसके बाद लैम्डा फेज है ये, इसके अंदर 48,502 बेस पेयर हैं या 3 बेस पेयर हैं, ठीक है ना। तो ये इतने बेस पेयर हम कहाँ देखते हैं, ह्यूमन के अंदर। पेपर में जब हम डीएनए पैकेजिंग करेंगे उस टाइम काम आएगा। इकोलाई में 5174 ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, जिसको बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, 5356। लैम्डा फेज के अंदर 48,502 बेस पेयर हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब हम बेस पेयर से पहले हम पढ़ेंगे, जैसे ये शब्द आया ना न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, या न्यूक्लिक एसिड, आपके जो डीएनए का स्ट्रक्चर अब पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें एक चीज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है, करें काम शुरू, समझ आ रही हैं चीजें, दोबारा तो नहीं बताना, ओके। अब बिल्कुल ना शांत होकर बैठ जाओ, लंबा सांस लेके, क्योंकि अभी इस चैप्टर का बड़ा क्रूशियल पार्ट शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। देखो दो वर्ड लिखे हैं बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोसाइड। तो जब न्यूक्लियोटाइड